अच्छा मजहर साहब, ये एनएफसी के हवाले से 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। क्या कोई नई तरमीम पाइपलाइन में है जिसकी जानिब वो इशारा कर रहे हैं, उनसे कोई कंसल्टेशन वगैरह हुई है? आपको क्या लगता है क्यों इस मौके पर बिलावल साहब ने यह बहस छेड़ी है? देखिए, बिलावल साहब मेरा ख्याल है सिंध में काफ़ी अंडर प्रेशर हैं, और एक मुख्तलिफ आपने अभी हाल ही में जब नहरों वाला वाक़या इशू हुआ था, जब आपने देख लिया, अभी 27वीं तरमीम के मसले पर भी पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर अच्छी खासी अपोजिशन का सामना है। सिर्फ सिंधी मीडिया में इस बात को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा पीपल्स पार्टी के रोल को, बल्कि जो थिंकर्स हैं सिंध के अंदर, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं लेवल पर, और जो सिविल सोसाइटी है सिंध के अंदर, वो काफ़ी मौसर है। वो काफ़ी पीपल्स पार्टी के पिछले जो कुछ अरसे में जो रोल रहा है उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं पीपल्स पार्टी के इस रोल को। तो ये एक तरीके से बिलावल भुट्टो पर यह तनकीद हो रही है कि हम 18वीं तरमीम के ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं। अब वो होता है नहीं होता शायद ना हो, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें निकालने की बातें की जा रही हैं। अब वो आने वाली तरमीम में ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो बिलावल साहब ने एक बंद बांधने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि जो मौजूदा 18वीं तरमीम है जिसका बिलावल दिफा कर रहे हैं, खुद पीपल्स पार्टी ने सिंध में उस पर कितना अमल किया है? पीपल्स पार्टी ने यहाँ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी ने यहाँ जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है अपोजिशन लीडर को नहीं बनाया, जबकि मरकज़ और दूसरी जगहों पे बनते हैं। यहाँ एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो वसाइल की मुंतकली है वो निचली सतह तक नहीं की गई, जो कि 18वीं तरमीम की रिक्वायरमेंट है। तो इससे पहले कि बिलावल इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें एनएफसी के ऊपर, पहले ये तो बताएं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का क्या बना। पहले ये तो बताएं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों नहीं होता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। पहले ये तो बताएं कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली क्यों नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है कि बल्दियाती इदारे को फाइनेंशियल और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो नहीं मिली हैं उसको। और यही वजह है कि इस हवाले से जब बिलावल ये बातें करते हैं तो उनको इस किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ता है। उसको काउंटर करने के लिए बिलावल ये पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बहस मरकज़ के लेवल पे, दूसरे लेवल पे ये है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं जल्दबाजी में दे दी गई 18वीं तरमीम में, वो मरकज़ वापस मांगने की कोशिश करता है, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल बन सकती है। इसलिए वो ये पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, ये बहस करें। अच्छा शहजाद, अब ये जिस तरह बिलावल साहब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 26वीं आईनी तरमीम में भी उन्होंने अपना हिस्सा डाला, बल्कि भरपूर हिस्सा डाला। 27वीं आईनी तरमीम में भी वो बिल्कुल आपको आगे आगे नजर आए। ये वो तरामीम है जिनके ऊपर अब अक़वाम मुत्तहिदा भी तनकीद कर रही है। तो अब बिलावल साहब, आप समझते हैं कि इतनी मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी उनके पास होगी कि वो किसी नई आने वाली तरमीम की भरपूर मुखालफत कर सकें? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अथर के खूब सपोर्ट किया 26वीं और 27वीं तरमीम में, लेकिन जैसे भी अख्तार आलम साहब ने कल अपने एक तज़किरे में कहा था ना कि अब कमर टूट गई है, सियासतदानों की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं। तो यही बात मुझे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बताई जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे एनएफसी पर जब ये सूबाई मामला सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब की, आप इन मेनी वर्ड्स उन्होंने यही कहा कि बिलावल साहब की अब कमर टूट गई है कि कितनी डिमांड हम जो है वो पूरी करेंगे। तो वो तो ये कह रहे थे कि देखिए जितना हो सकेगा सूबे का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बिलावल साहब करने की कोशिश करेंगे। पर देखिए ना अतर, ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, 26वीं और 27वीं तरमीम जिसके जरिए आपने बेसिकली क्या हासिल किया है, आपने हुकूमत को अपनी और मजीद मजबूत किया है ना, ताकि आपको कोई खतरा ना हो। तो उसमें तो आप पेश होते हैं, आगे आगे होते हैं कि ठीक है हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि जनरली आवाम से रिलेटेड है। अगर आपने सूबाई खुद मुख्तारी तो दे दी है, लेकिन नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुद मुख्तारी नहीं दी है, लोकल गवर्नमेंट आपकी नहीं है, या आपके सूबे इतने बड़े हैं कि उसको आप इंतजामी बुनियाद पर चला नहीं सकते, वहां पर जो है ये सियासतदान, ये असेंबलियां जो है फिर अपना कोई सिंध कार्ड खेलता है, कोई पंजाब कार्ड खेलता है कि हम ये नहीं होने देंगे। यानी कि जहां अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात थी, अपने पावर को कंसोलिडेट करने की बात थी, उसमें तो आप आगे आगे थे। इसी तरह एनएफसी, ये कोई भी आपको बता सकता है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। मिस्टर इस्माइल जब 2017 में वजीर खजाना बने, उन्होंने पहले ये बात की कि वफाक कंगाल हो जाता है, हमें इस इम्बैलेंस को ठीक करना है। कैसे करेंगे उस पर मुख्तलिफ व्यूज हो सकते हैं लोगों के। ये जरूरी नहीं कि आप प्रोविंशियल शेयर कम करें, कुछ जिम्मेदारियां दे दें आप सूबों को, जिसमें
सोशल सिक्योरिटी जो प्रोग्राम है आपका BISP, वो आप उनको जिम्मेदार डाल सकते हैं। आप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबे में होते हैं उसकी जिम्मेदारी उन पर डाल सकते हैं। लेकिन मिर्जा इस्माइल हो, इमरान खान हो और दोबारा नून लीग की हुकूमत हो, वो यही कह रहे हैं कि वफाक इस तरीके से चल नहीं सकता। तो जो अवामी मफाद के मामला होते हैं उस पर आप डट कर पोजीशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लेंगे या नहीं लेंगे वो तो आगे पता चलेगा कि टूटी भी कमर पे भी उनको ये बोझ उठाना पड़ता है या नहीं उठाना पड़ता, वो तो मेरे ख्याल से अनकरीब हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो अपने मफादात के मामला होते हैं कि हम 5 साल ना हिल सके, हम इतने मजबूत हो जाए कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में लेकर आ जाए, उसके लिए चाहे आपको आईनी बेंच बनाना पड़े, आईनी अदालत बनाना पड़े, वहां आप आगे आगे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कुछ चीजें मुल्क की जरूरत है बट फोर्सफुली उनको नहीं करना चाहिए। ये ऐसे मामला है जिनको बैठ के और सबको सर जोड़ के अपने सूबे के मफाद के साथ साथ वफाक के इंटरेस्ट को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए, कंसेंसस से होना चाहिए मामला। ठीक है। अच्छा मुनीब, ये जो अभी शहजाद बात कर रहे थे, बात तो बिल्कुल मुनासिब है। अब ये जो NFC वाला मामला है, जैसे पैसे बांटे जाते हैं, पैसा जाके पेशावर में, कोयटा में, कराची में, लाहौर में स्टक हो जाता है, नीचे तक पैसा जाता नहीं है। 18वीं तरमीम का तो क्रेडिट लिया जाता है, लेकिन नीचे हमने कितना पैसा भेजा, नीचे हमने सियासत को कितना मजबूत किया, जमहूरियत को कितना मजबूत किया। तो अगर कोई ऐसी तरमीम आती है जिसमें इन सारे मसाइल को डील किया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि उसके ऊपर एक कोई कॉन्सेंसस हो सकता है सारी सियासी जमातों का? देखिए, जो एक्चुअल स्पिरिट है डेमोक्रेसी का वो तो है ना कि इट्स नॉट अबाउट कास्टिंग वोट्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट का भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है ना। क्या वो आज तक इफेक्टिवली उस तरह से बन पाए? हमारे मुल्क में डिक्टेटरों ने जरूर बनाए हैं, क्योंकि उनको नीचे हॉकी खेलने के लिए चाहिए होता है कि भाई इनको दे दें ताकि हम कह सकें हम बड़े जमहूरियत के अलमबरदार हैं, और ऊपर से हम अपना काम चलाई रखें, जो हमारे मुल्क में हुआ। और इसकी तारीख भी मौजूद है। आई थिंक ऑफ ऑल, आई मीन, हम सब में से मदर साहब को इसके ऊपर बहुत अच्छा इसकी तारीख बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, देखिए एक्चुअली तो शायद ये कोई भी नहीं चाहता कि इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट हो, क्योंकि फिर जो आपकी पावर्स है वो डेलीगेट कर दी जाती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीचे तक चले जाते हैं, और बहुत कुछ जो है वो सूबाई हुकूमतों के हाथ में नहीं रहता। अब इशू ये है कि ये जो बात जिसकी बात अभी जैसे शहजाद साहब भी कर रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि कमर टूट गई है। हमारे मुल्क में जो हाइब्रिड रिजीम्स होते हैं या जो इनमें शामिल सियासी जमातें होती हैं, देखिए बात बड़ी सीधी सी है। या तो आप इस चक्कर में पड़े ना, आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक्तदार में ना आए। जब आप आ जाते हैं तो फिर आपको ये काम करने पड़ते हैं दिस वे और दैट वे, और आपको मानना पड़ता है। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसके अंदर वो ये नहीं कहते कि हमें हमारी कमर टूट गई है, कुछ नहीं। वो सिर्फ आफियत चाहते हैं कि भाई हमें इक्तदार में रहना है, और ठीक है हमने दिस वे और दैट वे हमने चीजों को मानना है। हाँ, जहां तक जरदारी साहब ने तो इस्तिस्ना भी ले लिया। अभी आपको पता है उनके करप्शन के मुकदमात अभी भी पेंडिंग हैं। देखिए वो तो इनफेक्चुअस हो जाएंगे ना, क्योंकि जब इस्तिस्ना उनको फॉर लाइफ मिल गया तो उन कागजात का आप उनके हवाई जहाज ही बना सकते हैं, उनका और तो कुछ नहीं बनेगा। जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ही विल एंजॉय द प्रेसिडेंशियल द इम्यूनिटी फॉर लाइफ, तो आपने उन कागजात का क्या करना है सिवाय कोर्ट का वक्त बर्बाद करना है। देखिए असल इशू ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो ये जो हमारा असल इशू जो है, जिसको हम शायद वो कहीं बीच में डाइल्यूट हो जाता है, वो ये है कि क्या जो पैसा है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसका फॉर्मूला दुरुस्त है? जवाब है नफी में आता है कि नहीं, उसका फॉर्मूला दुरुस्त नहीं है। ये हम जितनी मर्जी केस स्टडीज कर लें, हम जितने मर्जी उसके ऊपर फायरी बयानात दे दें, इशू ये है कि आपका वफाक कंगला है, आपके सूबे अमीर है, लेकिन सूबों के पास जाकर भी क्या वो एक्चुअली दुरुस्त पैसा हर जगह जहां लगना चाहिए वहां लगता है? उस पर भी सवालिया निशान है। अब इसके ऊपर IMF सवाल उठाए, वो भी एक इशू है। उसके ऊपर कोई और इदारा सवाल उठाए, वो भी एक इशू है। लेकिन जो चीज हमारे करने वाली है मुल्क के अंदर, वो तो ये है ना कि आप इस फॉर्मूले को तो रिविजिट करें। कोई आसमान से उतरी हुई चीज तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रेडिकली आप खत स्क्रैप कर दे, लेकिन दोनों अतराफ के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये लगता है कि भाई किसी मुल्क का वफाक ऐसा नहीं होता कि जो हर महीने हर साल 800,000 अरब डेफिसिट में शुरू हो। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट इशू, और यकीनन मेरे ख्याल में जो हुक्मरान इत्तेहादी हैं उसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब भी आज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं,
4 रोज़ा निजी दौरे के बाद लंदन में वो थे। वैसे रवां साल तकरीबन कोई 40-45 दिन वो मुल्क से बाहर रहे, तो मेरे ख्याल में आएंगे वापस तो यकीनन इन इंपॉर्टेंट जितने भी मामलात हैं उन पर गुफ्तगू होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।